नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एसके क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और जो हमारा हिंदी व्याकरण चल रहा था तो उसका पहला टॉपिक था वर्ण विचार। तो वर्ण विचार हमने कंप्लीट कर लिया है और वर्ण विचार के मैंने 2 टेस्ट डाले थे अपने जो भी ग्रुप बना रखे हैं हमने। तो जो पहला टेस्ट था उसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी डाल दिया था और टेस्ट भी डाल दिया था। उसके बाद दूसरा जो टेस्ट डाला है उसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ करूँगा। तो अपन देख लेते हैं किसका क्या इसका आंसर होगा, कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर होगा, वो हम यहाँ देखते हैं और थोड़ा बहुत आपको मैं ये समझाऊँगा किस तरीके से ये इसका उत्तर आया है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या रहेगा, मुर्दा से उच्चारित होने वाला स्वर है। कई बार हम जल्दबाजी कर जाते हैं, प्रश्न को ढंग से पढ़ते नहीं हैं, तो हम ये जो चीज़ दे रखी है स्वर और वर्ण और व्यंजन, इन तीनों में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम जल्दबाजी में पढ़ते नहीं हैं। तो हम यहाँ ये भी कह सकते थे मुर्दा से उच्चारित होने वाला व्यंजन भी पढ़ सकते थे। या हमारे दिमाग में ये ऑप्शन जो दे रखे हैं, ये हमारे दिमाग में जो पहला ऑप्शन है, इसको पढ़ते ही हम हमारे दिमाग में ये चीज़ है कि हाँ ये मुर्दा से उच्चारित होता है। तो हमें प्रश्न को पहले बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही उसका उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, मुर्दा से उच्चारित होने वाला स्वर है। स्वर कौन कौन से थे आपको मैं बता दूं, थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं हम। स्वर 11 थे हमारे। कौन कौन से थे? ए आ, इ ई, उ ऊ, री, ए ऐ, ओ औ। ये 11 स्वर थे और जो 2 ध्वनियाँ थी अंग और अंग है वो क्या थी? अयोगवा ध्वनियाँ थी। तो जो मुर्दा से उच्चारित होने वाले जो ए आ थे वो किससे उच्चारित हो रहे थे? वो हमारे कंठ से उच्चारित हो रहे थे। और इ ई हमारे तालु से उच्चारित हो रहे थे और उ ऊ हमारे होंठ से उच्चारित हो रहे थे। और क्या था? ए ऐ और ओ औ। ए ऐ है वो कंठ तालु से और ओ औ है वो कंठोष्ठ से उच्चारित हो रहे हैं। तो हमें यहाँ देखना है मुर्दा से उच्चारित होने वाला जो स्वर है वो क्या रहेगा? री। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? कौन सा ऑप्शन है? ग ऑप्शन आएगा इसका। तो इसमें ग ऑप्शन आप भर दो, री इसका सही उत्तर रहेगा। अब बात करते हैं हम अनुनासिक ध्वनियाँ। अनुनासिक ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? मैं थोड़ा बता दूं आपको। अनुनासिक ध्वनि वह ध्वनि होती है जिनका हम उच्चारण नाक की सहायता से करते हैं। जैसे बाकी हम कंठ की सहायता से करते हैं, तालु की सहायता से करते हैं, और अनुनासिक जो ध्वनि होती है उनको हम नाक की सहायता से उच्चारित करते हैं। तो हम देखते हैं ऑप्शन में, क ऑप्शन है हमारा अ। ये हमारा कौन सा उच्चारण स्थान रहेगा? कंठ से ये उच्चारित होती है। उसके बाद अंग है आ गया, अंग और आहा आ गया। आहा में कौन सा होता है? अयोगवा ध्वनि होती है ये। और ये जो आ है ये भी हम कंठ से उच्चारित करते हैं, ए और आ। और इसके बाद जो बचा है ये आ, ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, ये क्या होगा? अनुनासिक। इसमें इसको उच्चारित करने के लिए नाक की सहायता ली जाती है, नासिका की सहायता ली जाती है। तो हमारा इसका ऑप्शन में क्या रहेगा? इसका उत्तर ग रहेगा, अंग। ठीक है। उसके बाद है तीसरा प्रश्न हमारा। तीसरा प्रश्न क्या रहेगा? अयोगवाह ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? अयोगवाह मैंने स्वर करवाया था, अभी बताया है पहले प्रश्न में भी आपको। स्वर ए आ, इ ई, उ ऊ, री, ए ऐ, ओ औ, ये सारे क्या हैं? ये स्वर हैं 11। और इसके अलावा जो 2 बचे अंग और आहा, वो क्या होते हैं? अयोगवाह ध्वनियाँ होती हैं। तो इसमें देख लीजिए, क में ए आ है, ये नहीं हो सकता। ख में अंग अंगहा, और आगे देखते हैं ग में अंग और अ है, और आ अंग और अ है। ठीक है। तो इसका उत्तर सही उत्तर क्या होगा? ख होगा, अंग और आ, खो। अब बात करते हैं हम 4 नंबर प्रश्न की। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती हैं। और जो 2 बाकी जो स्वर होते हैं उनको अयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक है। उसके बाद व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं। और 4 हमारे क्या होते हैं? संयुक्ताक्षर होते हैं। तो इसमें हम देखनी है व्यंजनों की संख्या। क में 30, ख में 33, ग में 36, ग में 32। तो इसमें क्या है? ख जो है इसका उत्तर रहेगा। 33 है ना।
व्यंजनों की संख्या 33 होती है। उसके बाद बात करते हैं हम, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? वे व्यंजन जिनके अंदर और स्वर या व्यंजन विराजमान होते हैं, मतलब बैठना, अंतमन अंदर। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला ये र ल है, ये नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं ये र ल व। तीसरा देखते हैं ये व, ये नहीं हो सकता। और र और ल, ये भी नहीं हो सकता। इसका सही आंसर क्या रहेगा? सही उत्तर रहेगा ख, ये र ल व, ये हमारे इसका ख रहेगा। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए अपने, और अपने मिलान कर लीजिए आपने जो भी उत्तर दिए हैं। अब बात करते हैं हम छठे प्रश्न की। वे व्यंजन जिन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है, मतलब अर्ध स्वर भी कहते हैं, व्यंजन कौन से हैं वो? सारे व्यंजन मैंने करवाए थे आपको, 33 व्यंजन थे। ठीक है, और अर्ध स्वर का मतलब क्या होता है? इन व्यंजनों के अंदर स्वर भी हैं, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। अब देखते हैं कौन सा है। पहला क है, ये और र, ख ल और ग, ग ये और ल, और घ ये और व। तो इनमें से चारों में से कौन सा आपका सही रहेगा? ग ऑप्शन सही रहेगा। इसमें कौन सा आएगा? ये और व। ग ऑप्शन सही है इसमें, ये और वह। इसमें जो अर्ध स्वर इनके अंदर हैं, कौन कौन से हैं वो अर्ध स्वर? जैसे ई प्लस ए मिलकर क्या बनता है? ये बनता है, और ई स्वर हो गया, और ये दोनों स्वर मिलकर फिर व्यंजन बनते हैं। और वह है ये उ प्लस अ बनकर वह बनता है। ठीक है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। उसके बाद सातवां प्रश्न है हमारा, निम्न में से ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म का मतलब क्या होता है? गर्मी। ठीक है, ऊष्म का मतलब गर्मी, भाप बोल सकते हैं इसको, ऊर्जा बोल सकते हैं। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण हम करते हैं तब हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है ना, ऊर्जा निकलती है, हमारी ऊर्जा अधिक लगती है। तो वो कौन कौन से व्यंजन हैं वो देख लेते हैं। ये सारे दे रखे हैं, लेकिन इनमें भी थोड़ा सा एक आध जो व्यंजन है वो आगे पीछे हैं। तो अपने को सही जो व्यंजन है ना, जो ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, वो ही देखना है। तो अपन देखते हैं क में क्या है? श, स और ये। ठीक है, आगे है श, ये तालु से उच्चारित होता है। ठीक है, स ये मूर्धा से, ये दंत से उच्चारित होता है। और है श, स और ह। और उसके बाद है ग में क्या है? श, स, है, ये भी नहीं हो सकता। और घ में क्या है? ह, स, श। तो अब हमें देखना है सही कौन सा है। तो सही कौन सा रहेगा? श। इसको जब उच्चारित करके देख लीजिए आप उच्चारण करोगे तो हमें थोड़ी ऊर्जा की अधिक ज़रूरत पड़ती है इसमें। देखो श, स और ह, ये के सारे क्या हैं? ऊष्म व्यंजन है। इसमें क्या रहेगा? कौन सा ऑप्शन रहेगा? ख ऑप्शन है इसका उत्तर रहेगा। अब बात करते हैं अक्षय संयुक्त व्यंजन कौन से व्यंजन के मेल से बनता है? अक्षय जो क्षत्रिय वाला है अक्षय होता है, वो दो व्यंजनों से मिलकर बनता है। वो कौन कौन से हैं वो देखने हैं। अब देख लीजिए, इनमें थोड़ा सा ही अंतर होगा, तो इनमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आगे पीछे हो जाते हैं। तो पहला देखते हैं हम क का, देखें क प्लस में अक्षय, ये देख लीजिए, ये पूरे के पूरे हैं, इनमें कहीं भी हल नहीं लगा हुआ। ख में देख लेते क स, इनमें दोनों में हल लगा हुआ है। ग में देख ले क और श, ये दोनों सेम आ गए हैं, इसमें यहाँ हल होगा। और जो लास्ट होगा वो क्या होगा? क और श। ठीक है, आधा क और श, इन चारों में से जो क्षय जिनके मेल से बनता है वो सही क्या है ऑप्शन? वो ये वाला सही है। ग जो ऑप्शन है वो सही होगा। इसमें क्या सही होगा कि जो पहला वर्ण होगा उसके नीचे हल लगा होगा, वो आधा होगा। ठीक है, जैसे ये आधा है और ये पूरा होगा। इसमें देख लीजिए, ये पूरा ये आधा, ये नहीं हो सकता। इसमें दोनों ही आधे, ये भी नहीं हो सकता। इसमें दोनों पूरे, ये भी नहीं हो सकता। इसका सही उत्तर क्या होगा? क के नीचे हल लगा होगा, प्लस में स जो पूरा का पूरा होगा। तो घ ऑप्शन है इसका सही उत्तर रहेगा।
अब बात करते हैं ज आधा प्लस अ के मेल से कौन सा संयुक्त व्यंजन बनता है। अगर जिसने संयुक्त व्यंजनों के बारे में अगर नहीं पढ़ा होगा तो वो ज और य को इसको बिंदी मान लेते हैं, जो अपन अनुस्वार लगाते हैं जो वो मान लेते हैं, क्योंकि हम इनको अनुस्वार के रूप में भी लिखते हैं कई बार। तो ज के ऊपर ये देखो पहला ऑप्शन ज, ठीक है, ख में ग और ग में त्र और घ में श्र, ये सारे के सारे अलग अलग हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ग उत्तर होगा। ग ज्ञानी वाला, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे ज्ञानी, है ना। गे इसका ख रहेगा इसका उत्तर। ख उत्तर रहेगा गे। जय प्लस ये के मेल से गे बना है, ठीक है। अब 10वां प्रश्न है, निम्न में से दंत्य व्यंजन कौन से हैं। दंत्य स्वर कौन से हैं। आपको मैंने बताया था स्वर दंत्य नहीं होते हैं, और जो व्यंजन होते हैं जो जिनका उच्चारण करते वक्त हमारी जो जीवा है वो दांतों को छूती है, उन्हें हम दंत्य व्यंजन कहते हैं, जैसे तो, थ, द, ठीक है। अब इनमें कौन सा है दंत्य व्यंजन वो देखना। ये और श पहला है, क में ये और श, ये नहीं हो सकता। ये कहाँ से उच्चारित होते हैं, ये और श ये तालु से उच्चारित होते हैं, तालवी बोलते हैं इनको, तालु से उच्चारित होते हैं। ख में र और श है, ये मुर्दा से उच्चारित होते हैं। इसको देखो ये और वे, इनको अर्धस्वर कहते हैं, है ना। बचा क्या, ल और से। ये ग जो ऑप्शन है ये इसका सही उत्तर रहेगा। ये कहाँ से उच्चारित होते हैं, ये दंत्य से उच्चारित होते हैं। इसका ग उत्तर सही रहेगा। ग उत्तर इसका सही रहेगा, ये वाला। हमारा 11वां प्रश्न है, निम्न में से पार्श्विक व्यंजन हैं। तो पार्श्विक का मैंने आपको अर्थ बताया था। पार्श्विक होता है हमारे दोनों बगल, ठीक है। तो जब हम इस व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो प्राणवायु होता है ना वो इन दोनों बगलों से निकल जाती है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हमारे पास। क है ये, ख है र, ग का ल और घ का स, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। जब हम बोलते हैं तो र का उच्चारण करते तब हमारी जो कंपन निकलता है, ठीक है। और जब ल का उच्चारण करते हैं तो हमारे दोनों बगलों से हमारी जो प्राणवायु है वो निकल जाती है, जैसे अपन बोलते हैं ल, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं इस तरीके से तो हमारे जो बगल हैं वहाँ से हवा निकलती है। तो पार्श्विक का मतलब होता है बगल, दोनों साइड, और पार्श्विक व्यंजन होगा वो क्या होगा, ल होगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ग होगा। और घ दे रखा था स, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ल होगा, ठीक है। उसके बाद ड और ड़ व्यंजन कहलाते हैं, ड और ड़। तो पहला ऑप्शन हमारा रहेगा लुंठित, दूसरा रहेगा परकंपित, तीसरा उत्क्षिप्त और चौथा द्विपृष्ठ। लुंठित या प्रकंपित का मतलब क्या होता है, द्विपृष्ठ का मतलब क्या होता है। जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जिस उच्चारण स्थान से हम इसका उच्चारण करेंगे, जैसे जीवा से हम उच्चारित करते हैं तो वो क्या करेगी, कंपन करेगी, थरथराहट पैदा करेगी, हाँ ठीक है। द्विपृष्ठ यूँ लगेगा कि हम एक ही व्यंजन को दो बार बोल रहे हैं। तो वे व्यंजन किस में आएंगे, लुंठित, प्रकंपित और द्विपृष्ठ में। तो जो बचा क्या है, उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है, जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, जैसे ड और ड, इनका उच्चारण करते हैं। उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंकना, ये मैंने बताया था आपको, मतलब जोर से फेंकना जब हम उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो जो जिस उच्चारण स्थान से हम इसका उच्चारण करते हैं, जैसे जीभ से उच्चारण करते हैं तो वो यूँ लगता है जैसे हमने किसी दूसरे स्थान पर जीभ को फेंक के मारा है, जैसे ड और ड, ठीक है। तो उच्चारण करके देख लीजिए, आपको थोड़ा सा पता चलेगा इसमें। तो जो ड और ड व्यंजन कौन से होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। इसका भी ग उत्तर होगा।
तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और हर परीक्षा में ये ज़्यादा पूछा जाता है। जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं तो उनमें यहीं से प्रश्न उठते हैं। पार्श्विक हो गया, उत्क्षिप्त हो गया, ठीक है, अल्पप्राण महाप्राण हो गया, इन्हीं से प्रश्न उठते हैं। तो इनको आप ध्यान से अगर पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आप वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे सारा कुछ समझ में आ जाएगा, जिससे आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे। तो हमारा 13वां जो प्रश्न है वो देखते हैं। स्वर किस श्रेणी में आते हैं? स्वर मतलब इनमें दो ही ऑप्शन दे रखे हैं, घोष होते हैं या अघोष होते हैं। स्वर सारे के सारे क्या होते हैं? घोष होते हैं। स्वर सारे के सारे घोष होते हैं। इसका उत्तर क्या रहेगा? क उसका उत्तर रहेगा। ठीक है, आगे 14वां प्रश्न है हमारा, अल्पप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अल्पप्राण और महाप्राण दो प्रकार के बताए थे मैंने श्वास वायु के आधार पर। तो मैंने एक डब्ल्यू की आकृति बनाई थी, ठीक है, डब्ल्यू। तो क्या लिखा था? 1 2 3 4 5। ये ऊपर वाले थे, ये थे अल्पप्राण, और ये नीचे वाले थे महाप्राण, ठीक है। तो इसमें क्या देखना है अपने को? अल्पप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्ण मतलब क वर्ग, कचट तक जो वर्ग था उसका क वर्ग, ख, च वर्ग, ठीक है, तो त वर्ग, तो उसके जो आगे वर्ण थे, प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण, ठीक है। तो अल्पप्राण में कौन कौन से वर्ण आएंगे? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्रथम, तृतीय और पंचम, पहला, तीसरा और जो पांचवा वर्ण है वो अल्पप्राण की श्रेणी में आते हैं। तो देख लेते हैं। इसमें क में 1 2 3 नहीं होगा, ख में 2 और 4 नहीं होगा, ग में 1 3 5 ये होगा, और घ में 3 4 5 ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका उत्तर भी क्या रहेगा? ग रहेगा, 1 3 और 5। अब बात करते हैं वे व्यंजन जो अघोष भी होते हैं और महाप्राण भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। ये, र, ल, व, है, ये अघोष भी हो सकते हैं और महाप्राण भी हो सकते हैं। इसमें ये नहीं होगा। आगे देखते हैं। ख में क्या है? श, स, है, ग में श, स, और घ में य, र, ल, व। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ख होगा। यहाँ लिख देते हैं। ख में इसमें अघोष में क्या रहता है? श, स और स, ये तीनों ही क्या होते हैं? अघोष होते हैं। और जो इसके साथ जो बचा हुआ है होता है, ये, र, ल, व है, वो क्या होते हैं? वो घोष में आते हैं। तो इसमें आपको देखना है अघोष और महाप्राण। अघोष में श, स, ये तीनों होते हैं, और जब है लगा देते हैं इसके साथ तो वो महाप्राण भी बन जाता है। तो अघोष और जो महाप्राण हैं वो श, स है। ठीक है विद्यार्थियों, जो हमारा पहला बिंदु था वर्ण विचार, उसको हमने पूर्ण कर लिया है। और वर्ण विचार की मैंने 6 वीडियो बनाई हैं, 6 पार्ट हैं उसके, और सभी को मैंने ग्रुप में डाल रखा है। और उसके अलावा 2 टेस्ट मैंने लिए थे, पूरे वर्ण विचार के ऊपर प्रश्न हैं इसमें, पहला टेस्ट और दूसरा टेस्ट। और उसका जो मैंने एक्सप्लेन, उसको हल मैंने करवा दिया है दोनों टेस्टों को। और आप देख लीजिए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, आपका लेवल कहाँ है। अगर आपका जो लेवल है, आपके नंबर सही आ रहे हैं तो आप अच्छे से अध्ययन कर रहे हो। अगर नहीं, आपके प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वीडियोज को बार बार देखिए। जितने आप वीडियो देखोगे उस हिसाब से आपके जो प्रश्न हैं वो कभी भी गलत नहीं होंगे। और ये चीज़ आपके भविष्य में भी काम आने वाली है। ये नहीं कि आपने एक बार कर लिया और काम अब इतना ही है, इतना नहीं है। आपकी जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के अलावा आप जब कंपटीशन की तैयारी करोगे तब भी आपकी ये काम आएगा। तो आप अच्छे से वीडियो देखो और उन प्रश्नों को हल करो। और यहाँ सभी प्रश्न मैंने करवा ही दिए हैं। और इसके अलावा जो मेरा यूट्यूब चैनल है SK क्लासेज, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो 9वीं से लेकर 12वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं, उनके भी ये चीज़ बहुत काम आने वाली है। स्कूलिंग में भी, और जब आप कंपटीशन में उतरोगे वहाँ भी आपके ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो सभी विद्यार्थियों को फ़ायदा मिले, इसलिए आप ये जो है यूट्यूब चैनल है उसको आप शेयर कीजिए, जो वीडियोज़ हैं उनको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत।